नमस्कार दोस्तों, हम भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ व्याख्या को देख रहे थे। इसी रूप में हमने कुछ एक टॉपिक पहले किए हैं जो अवेलेबल है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इससे जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का अप्राकृतिक स्रोत नहीं है। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पृथ्वी को जानने का अप्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शंस है ए तापमान, बी घनत्व, सी भूकंप, डी दबाव। तो इसका आंसर है अपने ऑप्शन सी भूकंप। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत दो प्रकार के हैं। एक है अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में तापमान, घनत्व और दबाव, जबकि प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापिंड आते हैं। अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक ऐसा स्रोत है, उसके माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में हमारी सहायक है, जिसे हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में देखते हैं। यानी ऐसे सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति के रूप में है, उनके माध्यम से भी हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, जिसमें ग्रहाणु परिकल्पना है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस प्रकार का बना हुआ है। वायवीय परिकल्पना है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय पदार्थ से बना हुआ है। और ज्वारीय परिकल्पना, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल पदार्थों से हुई है। तो इस रूप में अप्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, इनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान सकते हैं या जानने में सहायक होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले है घनत्व। घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 GCm³ है। यानी पृथ्वी का औसत घनत्व और 5.517 GCm है। ठीक है, GCm³ मतलब ग्राम प्रति हजार से लेते हैं। फिर है भूपटल का औसत घनत्व। तो भूपटल का औसत घनत्व है 2.7 GCm³। फिर है भूपटल के नीचे प्रवार का घनत्व। तो भूपटल के नीचे प्रवार है, उसका घनत्व है 5.6 GCm³। फिर है प्रवार के नीचे कोर या क्रोड या अंतरतम है, उसका घनत्व 11 से 13 GCm³ है। तो IUGG यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की परतों को 3 रूप में बांटा है। तो पहला भूप्रॉपर्टी, दूसरा प्रवार और तीसरा अंतरतम। उसी रूप में घनत्व में देखें तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.517 GCm³। भूपटल सिर्फ ऊपरी भाग का देखें, भूप्रॉपर्टी का देखें तो उसका घनत्व है 2.7 GCm³। और भूपटल के नीचे वाली परत जिसे प्रवार कहते हैं, उसका घनत्व 5.6 GCm³। और प्रवार के नीचे जो परत है कोर या अंतरतम, उसका घनत्व 11 से 13 GCm³ है। अब गहराई में जाने पर घनत्व
बढ़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। अब ये घनत्व क्यों बढ़ता है? क्योंकि गहराई में जाने के साथ साथ ऊपरी दबाव बढ़ता है। इस दबाव के कारण भी घनत्व बढ़ता है। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक स्थिति में जाएंगे तो दबाव या दाब बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक और कारण है अपने घनत्व क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे ही हम गहराई में जाएंगे या गहराई में बढ़ने के साथ साथ आंतरिक भाग में भारी तत्वों की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। तो इन दो कारणों से पृथ्वी का आंतरिक घनत्व बढ़ता जाता है। क्या कारण है? पहला कारण है ऊपरी दबाव के कारण, यानी जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे तो दबाव बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि अंदर भारी तत्वों की मात्रा अधिक है और जैसे जैसे अंदर जाएंगे आंतरिक भाग में जाएंगे तो इन मात्रा में भारी तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। तो ये अप्राकृतिक स्रोत में पृथ्वी को जानने का पहला था घनत्व। दूसरा है दबाव। दबाव के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाला दबाव आंतरिक दबाव कहलाता है। यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसा भाग कोई भी एक प्रति वर्ग सेंटीमीटर वाले एरिया या क्षेत्र में जो भी ऊपर का दबाव या दाब पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम दबाव कहते हैं। दबाव भी क्या होता है? गहराई में जाने पर बढ़ता है। तो घनत्व के भांति ही दबाव भी जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाएंगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। 50 किलोमीटर की गहराई पर भूपटल की अपेक्षा 13,000 गुना अधिक आंतरिक दबाव लगता है। जैसे ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो भूपटल यानी ऊपरी परत की अपेक्षा हमें 13,000 गुना अधिक दबाव या दाब महसूस होता है। ठीक है। अब ये दबाव भी क्यों होता है? क्योंकि दबाव में गहराई के साथ भारी तत्वों की प्रधानता के कारण ही दबाव भी बढ़ता जाता है। ठीक है। ये भी उससे प्रभावित होता है जिस प्रकार से घनत्व प्रभावित हो रहा था, उसी प्रकार से भारी तत्वों की मात्रा से भारी तत्वों की अधिकता के कारण दबाव भी प्रभावित होता है। अगला है तापमान। प्रकृति को जानने का अप्राकृतिक स्रोत तापमान। तो तापमान की बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक गहराई के साथ तापमान बढ़ता है। यानी जैसे ही पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ता है। अब तापमान बढ़ने की दर क्या है? तो तापमान बढ़ने की दर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान बढ़ता है। तो इस रूप में देखें तो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो इस रूप में तो अगर हम पृथ्वी के अंतिम कोर बिंदु तक जाएंगे जो हमारा 6,378 किलोमीटर पे है, तब तक तो तापमान करीबन 2 लाख डिग्री हो जाना चाहिए था और इतनी डिग्री पे तो पृथ्वी का अस्तित्व संभव नहीं है। तो फिर ये है कि ये तापमान की दर बदलती रहती है। तो 8 किलोमीटर की गहराई तक तापमान बढ़ने की दर 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर पर रहती है और उसके बाद में ये परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तन की दर देखें तो 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान बढ़ने की दर 2 डिग्री सेल्सियस रहती है। उसके बाद में ये 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाती है। तो इस प्रकार 8 किलोमीटर तक तो तापमान के बढ़ने की दर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस रहती है। उसके बाद में ये परिवर्तित होती रहती है। तो ये तो था अप्राकृतिक स्रोत। अब देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो पृथ्वी को जानने के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले तरल लावे से ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसा है? तरल है। यानी जब तप्त मैग्मा लावे के रूप में धरातल पर आता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि धरातल के अंदर या पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसा है जो किस रूप में है? तरल या द्रव के रूप में है, जिसके माध्यम से ही ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं वो तरल के रूप में होते हैं। और ये तरल पदार्थ अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जब ये
बाहर आ जाता है ज्वालामुखी के द्वारा, तब उसे हम लावा कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में दूसरा है भूकंप। तो भूकंप के बारे में देखते हैं। तो भूकंप विज्ञान के अनुसार उसके परिणामों के आधार पर IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे ये 3 भाग कौन से हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है। तो अभी हमने पृथ्वी का घनत्व देखा था जो 5.517 GCm³ था। तो अब हमें ये बताना है कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है। ऑप्शन ए बुध का, ऑप्शन बी शुक्र का, ऑप्शन सी मंगल का, ऑप्शन डी पृथ्वी का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी, यानी पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। तो देख लेते हैं किस ग्रह का घनत्व कितना है। तो बुध का घनत्व है 5.44 GCm³, शुक्र का है 5.245 GCm³, मंगल का है 3.945 GCm³, पृथ्वी का है 5.517 GCm³, बृहस्पति का है 1.33 GCm³, शनि का है 0.70 GCm³, अरुण का है 1.77 GCm³ और वरुण का है 1.66 GCm³। तो इस प्रकार के सभी ग्रहों में देखें तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है जो 5.517 GCm³ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ने की दर है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो उसके तापमान परिवर्तन या तापमान बढ़ने की दर क्या है। ऑप्शन ए 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1000 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 500 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने की दर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है। और ऑप्शन ए जो दे रखा है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये वायुमंडल में जाने पर, अंतरिक्ष में जाने पर या धरातल के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने की दर है जो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग या भूगर्भ में तापमान बढ़ने का कारण क्या है। तो जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, भूगर्भ में जाते हैं, तापमान क्यों बढ़ता है। ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी रेडियो सक्रिय पदार्थ और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए और सी, यानी दबाव और रेडियो एक्टिव तत्वों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग या भूगर्भ में तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने का कारण दबाव के साथ साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है। अब है भूप्रपर्टी और प्रवार के मध्य कौन सी असंबद्धता, भंग या असांतत्य पाया जाता है। तो ऑप्शन ए मोह असंबद्धता, बी गुटेनबर्ग असंबद्धता, सी लेहमान असंबद्धता और डी रेपटी असंबद्धता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मोह असंबद्धता। तो भूप्रपर्टी और प्रवार के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है। अब IUGG के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा गया है। तो पहला है, सारणी के माध्यम से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला है भूप्रपर्टी, जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, या ऊपरी सतह या धरातल वाला भाग लेते हैं। दूसरा है प्रवार, जिसे मेंटल कहा जाता है,
और तीसरा है अपने कोर, क्रोड और अंतरतम वाला भाग। तो सबसे पहले है भूप्रपर्टी, जिसकी मोटाई 0 से 30 किलोमीटर की है। तो 0 से 30 किलोमीटर भूप्रपर्टी या क्रस्ट है। प्रवार 30 से 2900 किलोमीटर तक है। तो प्रवार या मेंटल की मोटाई 30 से 2900 किलोमीटर तक की है। और फिर अंतरतम या कोर की मोटाई 2900 से 6378 किलोमीटर है। अब इनके बीच में असंबद्धता पाई जाती है, उसको देखते हैं कि भूप्रपर्टी और प्रवार, भूप्रपर्टी प्रवार क्रस्ट या मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है। अगला देखते हैं प्रवार या अंतरतम, मेंटल या कोर के मध्य गुटेनबर्ग विचर्ट असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, अब ये भूप्रपर्टी, प्रवार और अंतरतम का हो गया। ठीक है, तो भूप्रपर्टी और प्रवार के मध्य मोह असंबद्धता और प्रवार एवं अंतरतम के मध्य गुटेनबर्ग विचर्ट असंबद्धता पाई जाती है। अब इसके उपभाग देख लेते हैं। तो सबसे पहले भूप्रपर्टी का देख लेते हैं। ऊपरी भूप्रपर्टी और निचली भूप्रपर्टी जो 0 से 30 किलोमीटर है, तो जो ऊपरी भूप्रपर्टी और निचली भूप्रपर्टी के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता या इसको विभाजित करने वाली असंबद्धता को कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। तो ऊपरी भूप्रपर्टी और निचली भूप्रपर्टी जिसकी मोटाई 0 से 30 किलोमीटर है और इन दोनों के मध्य या इनको अलग या इनको विभाजित करने वाली असंबद्धता कोनार्ड असंबद्धता कहलाती है। फिर प्रवार का देख लेते हैं। प्रवार में ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। ऊपरी प्रवार 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है और निचला प्रवार 700 किलोमीटर से आगे 2900 किलोमीटर तक निचला प्रवार विद्यमान है। अब ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार को विभाजित या अलग करने वाली असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता कहलाती है। अब तीसरा अंतरतम का देख लेते हैं। बाह्य अंतरतम या आंतरिक अंतरतम, बाह्य कोर या आंतरिक कोर के बारे में देखते हैं। तो बाह्य कोर 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक के भाग को बाह्य कोर कहते हैं। और आंतरिक कोर की बात करें तो आंतरिक कोर है जो 5150 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर पाया जाता है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर को विभाजित करने वाली असंबद्धता को लेहमान असंबद्धता कहा जाता है। इस रूप में लेहमान असंबद्धता बाह्य कोर और आंतरिक कोर को विभाजित करती है। तो इस प्रकार IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के द्वारा वर्गीकरण को देखा हमने, जो 3 रूपों में था। पृथ्वी के आंतरिक भाग का भूप्रपर्टी, प्रवार और अंतरतम, क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में। फिर उसका उपविभाजन देखा और कौन कौन सी असंबद्धता उसको विभाजित या अलग करती है। इसको आगे और डिटेल में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान किस परत में पाया जाता है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान किस परत में पाया जाता है, देखते हैं। ऑप्शन है ए भूप्रपर्टी, बी प्रवार, सी अंतरतम, डी सभी में समान रूप से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रवार। तो प्रवार या मेंटल में पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान पाया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले भूप्रपर्टी की। अभी तो हमने इंडेक्स में देखा था, अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले भूप्रपर्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी या ऊपरी सतह वाला भाग होता है और जिसकी मोटाई कितनी है, 0 से 30 किलोमीटर होती है। महाद्वीप के नीचे ये 80 किलोमीटर तक और महासागरों के नीचे ये 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई रखती है। तो महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा 80 किलोमीटर और महासागरों के नीचे कम 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की मोटाई होती है।
ऊपरी भूप्रपर्टी का घनत्व 2.7 है। तो इसका घनत्व जब स्टार्टिंग में देखा था तो घनत्व भी देखा था हमने, तो इसकी भूप्रपर्टी के ऊपरी भूप्रपर्टी का घनत्व 2.7 है, जबकि निचली भूप्रपर्टी का घनत्व 3.3 GCm³ है। ऊपरी भूप्रपर्टी एवं निचली भूप्रपर्टी के मध्य कोनार्ड असंबद्धता है, जो हमने अभी इंडेक्स में देखी थी। भूप्रपर्टी संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 0.5% तथा द्रव्यमान का 0.2% रखता है या इसके पास होता है। ठीक है, जो सबसे कम है। अगर तीनों परतों की बात करें तो भूप्रपर्टी के पास में सबसे कम आयतन और सबसे कम द्रव्यमान होता है। तो सबसे अधिक किसके पास है? तो सबसे अधिक हमने अभी देखा प्रवार के पास या मेंटल के पास रहता है। दूसरी परत है प्रवार या मेंटल की बात करते हैं तो भूप्रपर्टी या भूपटल के नीचे 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का भाग प्रवार कहलाता है। और प्रवार संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का तो 83% और द्रव्यमान का 68% रखता है, जो सर्वाधिक है। भूप्रपर्टी या प्रवार के मध्य मोह असंबद्धता है, जो हमने अभी इंडेक्स में देखा, और ऊपरी प्रवार तथा निचली प्रवार के मध्य रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। फिर बात करते हैं अंतरतम की, जिसे कोर कहते हैं। अंतरतम परत 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक का भूभाग होता है। प्रवार तथा अंतरतम के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। अंतरतम में संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का तो 16% और द्रव्यमान का 32% रखता है, जो प्रवार या मेंटल के बाद में दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक प्रवार या मेंटल के पास में है, उसके बाद में कोर के पास में है, और उसके बाद में भूप्रपर्टी के पास में है। बाह्य कोर जो 2900 से 5151 किलोमीटर तक है, एवं आंतरिक कोर जो 5151 से लेकर 6378 किलोमीटर है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य लेहमान असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की किस परत को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भूप्रपर्टी, ऑप्शन बी प्रवार, ऑप्शन सी सियाल, ऑप्शन डी निफे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रवार या मेंटल। तो प्रवार या मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सियाल सीमा निफे का वर्गीकरण किस ने दिया? ठीक है, तो सियाल सीमा निफे का वर्गीकरण किस विद्वान ने दिया? बात करते हैं। ऑप्शन ए होम्स ने, ऑप्शन बी स्पेस ने, ऑप्शन सी कोबर ने, ऑप्शन डी डेली ने। ठीक है, तो बात करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वेस ने। तो स्वेस महोदय ने सियाल सीमा और निफे का पृथ्वी के आंतरिक भूभाग के रूप में वर्गीकृत किया है। तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संरचना के आधार पर, तो उनका आधार क्या था? रासायनिक संरचना के आधार पर आंतरिक भूभाग को 3 परतों में बांटा है। तो सबसे पहला है सियाल परत। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। ठीक है, इसलिए हम उसे SI और AL यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलाकर सियाल के रूप में जानते हैं। फिर है सियाल आग्नेय चट्टानें मुख्य रूप से ग्रेनाइट से निर्मित होती है, और सियाल का घनत्व 2.7 से 2.9 GCm³ होता है। सियाल जो परत है वो अम्लीय प्रकृति की परत है। स्वेस ने महाद्वीपीय सियाल निर्मित व महासागरों के नीचे सियाल का अभाव बताया। यानी स्वेस महोदय ने कहा कि महाद्वीप जो है वो सियाल से निर्मित है, जबकि महासागरों के नीचे सियाल का अभाव पाया जाता है। इसी को वैगनर ने फिर अपना सिद्धांत का आधार बताया था,
और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। सियाल के बाद में सुएज के अनुसार दूसरी परत है सीमा। सीमा SIMA यानी सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे सीमा नाम दिया गया। यानी सीमा परत में सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की प्रधानता होती है। सीमा परत में गैब्रो एवं बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता रहती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो सियाल में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता थी, जबकि सीमा में जो है गैब्रो एवं बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता रहती है। और जो सियाल था उसकी प्रकृति अम्लीय थी, जबकि सीमा की प्रकृति क्षारीय प्रकार की होती है। और इसका घनत्व 2.9 से 4.7 GCm³ होता है। सुएज महोदय के अनुसार तीसरी परत है निफ़े। निफ़े Ni और Fe यानी निकिल और फेरस तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें निकिल और फेरस तत्वों की प्रधानता होती है। और निफ़े का घनत्व 11 से 13 GCm³ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वान डर ग्राफ ने भूगर्भ का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ऑप्शन है A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन C 4। तो वान डर ग्राफ ने भूगर्भ का वर्गीकरण किया और उन्होंने भूगर्भ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा है। अब उन 4 परतों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाह्य सिलिका परत। बाह्य सिलिका परत की गहराई 60 किलोमीटर तक की है और इस बाह्य सिलिका में एल्यूमिनियम की प्रधानता रहती है और इसका घनत्व, बाह्य सिलिका परत का घनत्व 2.75 से 2.90 GCm³ रहता है। दूसरा है आंतरिक सिलिका परत। तो पहला बाह्य सिलिका परत, दूसरा है आंतरिक सिलिका परत। अब इसकी गहराई है 60 किलोमीटर से लेकर 1140 किलोमीटर तक। और आंतरिक सिलिका परत में सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम तत्वों की प्रधानता रहती है। और आंतरिक सिलिका परत का घनत्व 3.1 से 4.75 GCm³ है। तीसरी परत है मिश्रित पैलेसाइट परत। तो मिश्रित पैलेसाइट परत की गहराई है 1140 से 1700 किलोमीटर तक। और मिश्रित पैलेसाइट परत में ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता रहती है। और मिश्रित पैलेसाइट परत का घनत्व 4.75 से 5.00 GCm³ है। और चौथा प्रकार है धात्विक मध्य पिंड। तो धात्विक मध्य पिंड की गहराई 1700 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक रहती है। केंद्र यानी 6378 किलोमीटर तक। इस धात्विक मध्य पिंड में निकिल और फेरस तत्वों की प्रधानता रहती है और इसका घनत्व 11 से 13 GCm³ रहता है। 2 शब्दावली है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है स्थल मंडल और दूसरा है धरातल। तो स्थल मंडल वाला भाग जिसके अंतर्गत भूप्रपर्टी और ऊपरी प्रवार वाला भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। तो भूप्रपर्टी और दूसरा प्रवार या मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। दूसरा है धरातल। तो धरातल किसे कहते हैं? धरातल ऊपरी भूप्रपर्टी वाला भाग और वायुमंडल का निचला भाग मिलकर धरातल कहलाता है या धरातल बनता है। ठीक है, तो इस रूप में 2 शब्द थे, स्थल मंडल और धरातल। तो इस रूप में हमने आज पृथ्वी का आंतरिक संरचना वाला टॉपिक किया। इससे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जितने भी इसके इफेक्ट हो सकते थे हमने उसको देखा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।